हे गाइस, हाउ आर यू? आई होप दैट यू गाइस आर डूइंग वेल। सो अभी से हम स्टार्ट करेंगे लूसेंट की जो पॉलिटी के क्वेश्चंस है। आई विल बी ट्राइंग टू सॉल्व एवरी ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, लूसेंट में हम जानते हैं कि अलग अलग टॉपिक पे क्वेश्चन दे रखा है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर उसके बाद अपना सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन का क्वेश्चन दे रखा है। तो आई विल बी ट्राइंग टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस पॉलिटी में से। ठीक है, गेटिंग द थिंग्स कि आप क्वेश्चन सॉल्व करें। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, साइड में मैं दिखाते रहूंगा क्वेश्चन, आप जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग exercise the most profound influence in framing the Indian Constitution? That is, देखो ऑप्शन में क्या है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है, ठीक है। हेड ऑफ स्टेट जो कि प्रेसिडेंट है वो लिया है, फिर लोअर हाउस और अपर हाउस वो लिया है, ठीक है। और फिर सेकेंड बी ऑप्शन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस से हमने अडॉप्ट किया है अपना प्रीएम्बल, ठीक है, प्रीएम्बल। फिर वाइस प्रेसिडेंट की फंक्शनिंग और फिर अमेंडमेंट्स कैसे करना है वो सब लिया है, ठीक है। आयरिश गवर्नमेंट से हमने डीपीएसपी लिया है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है उसने इन्फ्लुएंस किया है फ्रेमिंग ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आंसर वुड बी डी, द इंडियन गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935। गाइस आपसे दरख्वास्त है कि इंडियन मतलब गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935, फिर गवर्नमेंट ऑफ एक्ट नॉट इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, फिर ये सारी जो है चार्टर्ड एक्ट्स जितने भी है 1813, 1833, ये सारी चीज अच्छे से कर लो यार, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये पूरा जो आज की जो क्वेश्चंस है ये पूरे उसी पे बेस्ड है, ठीक है। आई हैव अप्रोक्सीमेटली हाउ मच, आई हैव अप्रोक्सीमेटली नाउ 36 क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। तो आज हम 36 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी एक क्वेश्चन हो गया, अभी दूसरा देखो। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस अ रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन द गवर्नेंस ऑफ द इंडिया वाज मेड थ्रू, मतलब सबसे पहले ये क्या कहना चाह रहा है कि द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस अ रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट, मतलब जनता का एक जो मतलब एक उसको रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्टेड सेलेक्टेड वो अलग बात है, वो नहीं है, ठीक है। अभी ये बता रहा है कि कब हुआ था सबसे पहले, ये हुआ था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में, ठीक है, वो चीज है। दूसरा क्या है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इज नथिंग बट मार्ले मिंटो जो आया था रिफॉर्म, वो है, ठीक है। और फिर फोर्थ ऑप्शन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, वो भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला जो इंट्रोड्यूस हुआ था रिप्रेजेंटेटिव्स बनाने का, वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में यूज हुआ था, ठीक है। थर्ड देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया, इलेक्टोरेट इंडिया। कम्युनल मतलब कम्युनल इलेक्टोरेट मतलब जो भी, मतलब जैसे मुस्लिम्स के लिए अलग, फिर हिंदू के लिए अलग। कब हुआ था ये? ऑप्शन में देखो क्या क्या दे रखा है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हम जानते हैं 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया था, ये चीज मैंने हिस्ट्री में पढ़ाई थी, ठीक है, अगर आपने देखा हो तो। मार्ले मिंटो रिफॉर्म में क्या हुआ था, इन्होंने कम्युनल इलेक्शन जो है उसके लिए हाँ कर दिया था, ठीक है। जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी, सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, कहां पर, बंगाल पार्टीशन में, नॉट बंगाल पार्टीशन 1906 में। तब उन्होंने मांग किया था ना कि अलग से उनको ये चाहिए कम्युनल इलेक्टोरेट, ये चीज यहां पर मान ली गई थी बाय मार्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है। और लॉर्ड मिंटो इज नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इनको बुलाया जाता है, ठीक है। ये चीज हो गया। देखो अभी नेक्स्ट असर्शन टाइप, और ये एनडीए का क्वेश्चन है यार, एनडीए 2006 में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आपके पास अगर वो बुक है, लूसेंट की बुक है, तो आप निकाल के रख सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। देखो सबसे पहले असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट of 1858 transferred the governance of India from East India Company to the Crown, या ठीक है। The East India Company was unwilling to administer India anymore, definitely not, करना चाह रही थी डेफिनेटली यार, वो ऐसा थोड़ा ना मना थोड़ा ना कर रही थी। तो
क्या ऑप्शन है? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, डेफिनेटली, फाइन। अभी देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, बाय वर्च्यू ऑफ विच एक्ट डायरार्की वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। डायरार्की, देखो डायरार्की सबसे कब इंट्रोड्यूस हुआ था, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। डायरार्की मतलब ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ड्यूअल फॉर्म मतलब सेंटर के जगह पे एक, प्रोविंस के जगह, प्रोविंशियल के जगह पे एक, ठीक है। ये कब हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919 में। 1919 में और एक चीज हुआ था हिस्ट्री से, अगर आप रिकॉल कर सकते हो तो जलियांवाला बाग और रावलेट एक्ट हुआ था, ठीक है। लेकिन ये हमारे पॉलिटी से कंसर्न है अभी हम, तो मैं इसके बारे में बताता हूँ। देखो इसके तहत क्या हुआ था कि ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब क्या बोल सकते हैं अभी हम, सेंटर गवर्नमेंट और प्रोविंसेस जो थी, जैसे मद्रास, फिर बॉम्बे, फिर कैलकाटा। सो इससे पहले क्या हो रहा था मालूम? इससे पहले क्या हो रहा था कि इन दोनों में पावर जो है मतलब डिवाइडेड नहीं थी, ठीक है। तो इसको अलग से पावर दे रखा था, उसके ऊपर सेंटर। तो क्या हो रहा था कि इसमें बहुत डिस्प्यूट्स चल रहे थे इन दोनों में अभी तक। तो इन दोनों के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919 आया था ना। उसके तहत अलग अलग जो है वो सब्जेक्ट्स बनाए गए थे। सेंटर के लिए अलग सब्जेक्ट, प्रोविंसेस के लिए अलग सब्जेक्ट। ना प्रोविंसेस भी दो पार्ट में डिवाइडेड था, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, ठीक है, नॉट स्टेट सब्जेक्ट्स, ठीक है, इसमें डिवाइडेड था। तो ये चीज है। और देखो इसमें ना एक और चीज, ये जो 1919 का है ना, इसको हम और भी बोलते हैं, उन दोनों साइंटिस्ट मतलब जो उनके नाम थे मॉन्टे क्लेम्सफोर्ड, ठीक है, इसके नाम से भी जानते हैं क्योंकि इन्हीं दोनों ने उसको किया था, ठीक है। ये चीज हो गया हमारा। अभी तक हम कौन से फिफ्थ क्वेश्चन पे है, ठीक है। इन्होंने डायरार्की इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले, ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो है, यही चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को इन्हीं चीज को रिवाइज करने के लिए चीज है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में डायरार्की को बंद कर दिया था, फिनिश कर दिया था। वो 35 जो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 है वो फेडरेशन ऑफ इंडिया को सेटिस्फाई करने के लिए चीज थी। और फिर साइमन कमीशन ने बहुत सारी चीज बोली थी अपने 1928 में, उसको उन्होंने वहां पर कर दिया था, ठीक है। सो जब क्वेश्चन आएगा तब हम बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो 6th क्वेश्चन देखो, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेन्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1950 एज। ना इसका आंसर लूसेंट में गलत दे रखा है, मैं बताता हूं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नथिंग बट डीपीएसपी, अभी का डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये था 1935 में लिखा गया था, और ये चीज जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, ठीक है। सो यही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आंसर में देखो, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज, इमरजेंसी प्रोविजन। तो आंसर इज डीपीएसपी। तो डीपीएसपी अपने कौन से आर्टिकल मतलब पार्ट 4 में बताता है, राइट। पार्ट 4 मतलब 36 से 51 आर्टिकल में बताता है। ये भी एनडीए का क्वेश्चन है, एनडीए 2009 में आया हुआ है। द 7th क्वेश्चन देखो क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज बेस्ड ऑन, ठीक है, इसमें ऑप्शन दे रखे, द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम। दिस इज द राइट आंसर। पहले दूसरा देखते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ सक्सेशन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस। नहीं, क्योंकि उस टाइम तक ब्रिटिश प्रोविंसेस थे वो रिड्यूस हो चुके थे। बॉम्बे मेजरली, हाँ, मेजॉरिटी ऑफ जो था उनका मद्रास और कैलकाटा में, ठीक है, कैलकाटा में रिड्यूस, हालांकि पहले बहुत सारे थे फिर रिड्यूस हो गए थे, मेजर मैं बोल रहा हूँ ना, ठीक है, ये नहीं। एक्सेप्टेंस ऑफ द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ ये जो ऑप्शन है ये 1935 में है ही नहीं। 1935 में मतलब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात ही नहीं की है। सो बेफिक्र रहो, 1935 में कुछ भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हुई है अपनी 1935 में ही बाय एम.एन. रॉय, उन्होंने आइडिया दिया था, ठीक है। और 1940 में अगस्त ऑफर में उन्होंने हाँ उसको चीजें संभाला था, एंड दे गॉट टू नो कि हाँ ये चीज होनी चाहिए इंडिया में। 1942 में अंडर द क्रिप्स मिशन दे गेव इट अ लीगल स्ट्रक्चर, और 1946 में अंडर द कैबिनेट मिशन इलेक्शंस हुए थे
उनके, ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वालों के। फाइन, ये चीज था। ओके, फिर 8th क्वेश्चन देखो, ये भी NDA 2010 मतलब 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। द मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अबॉलिश्ड बाय द दैट इज चार्टर्ड एक्ट 1813, ठीक है, यहां पर अबॉलिश कर दिया गया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी ये उनको अबॉलिश कर दिया था, ठीक है। चार्टर एक्ट, नॉट चार्टर्ड, ठीक है, इट्स नॉट अ प्लेन, चार्टर्ड प्लेन। सो ओके फाइन, ये चीज हो गया, ठीक है। और इसको ना हम ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी बोलते हैं, चार्टर एक्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी भी बोलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी बोलते हैं 1813। और ये जो इनका चार्टर एक्ट था ये एक और 20 साल में एक और हुआ था, 1833 में चार्टर एक्ट एक और उन्होंने करवाया था ना। डिटेल में नहीं जाऊंगा यार, डिटेल में जाऊंगा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, और ये CDS 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग एक्ट्स। ओके, द रेगुलेटिंग एक्ट, फिर पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, इंडिया काउंसिल एक्ट। ओके फाइन, सो व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द सीक्वेंस? देखो बताता हूं, यहां देखो, जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये 1773 में आया, ठीक है। पिट्स इंडिया है, पिट्स इंडिया जो है, पिट्स इंडिया ये कब हुआ था? ये हुआ था 1784 में, ठीक है, 1784 में। चार्टर एक्ट अभी बताया, चार्टर एक्ट आप 1813 भी ले सकते हैं और 1833 भी ले सकते हैं। और फिर इंडिया काउंसिल एक्ट, इंडिया काउंसिल एक्ट इज नथिंग बट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इज पार्लियामेंटरी रिफॉर्म, दैट इज 1909। तो आप ये 1 2 3 4, तो द सीक्वेंस इज 1 2 3 4। ओके फाइन, नेक्स्ट देखो 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉन्टेग-क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919 वाज to give power to the local government to establish diarchy in the provinces, to the extension of provincial government. First option is definitely wrong, क्योंकि to give power to local government का सीन ही नहीं था उसमें। So answer will be option 2 and option 3, to establish diarchy। बताया था मैंने 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 जो है, या फिर मॉन्टेग-क्लेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म है वो पूरा डायरार्की को इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने, ठीक है, ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और द एक्सटेंशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो 2 और 3 इज द राइट आंसर। ये भी CDS 2002 का क्वेश्चन है, ठीक है। 11th क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। इसमें भी ऑप्शंस है, एस्टैब्लिश ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन, या गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करता है, प्रोविंशियल एट ऑटोनॉमी विद अ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू एन इलेक्टेड लेजिस्लेचर, ठीक है, ये भी सही है। मतलब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब डायरार्की को उन्होंने खत्म कर दिया था, ठीक है। डायरार्की मतलब क्या? ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो मतलब क्या है यहाँ पर, उन्होंने 1935 में ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को खत्म कर दिया था, मतलब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी विद अ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू इलेक्टेड लेजिस्लेचर, ठीक है। और थर्ड क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविंसेस एंड क्रिएशन ऑफ 2 न्यू प्रोविंसेस। नहीं, प्रोविंसेस 2 न्यू प्रोविंसेस क्यों? वहां पर कहीं ऐसी बात ही नहीं हुई थी। तो आंसर वुड बी 1 and 2 ओनली। तो ये भी CDS 2002 का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12th क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द कॉलोनियल पीरियड ऑफ इंडिया द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एंडेड बाय। अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन किया था हमने, 8th क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है। कौन सा? चार्टर्ड एक्ट 1813 में मोनोपोली, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी वो खत्म कर दी गई थी, ठीक है। ये चीज CDS 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। और फिर नेक्स्ट देखो, 2 इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वर क्रिएटेड बाय। क्रिएटेड कब क्रिएट हुआ था ये? आप ऑप्शन है दिस शिमला कॉन्फ्रेंस नहीं, क्रिप्स प्रपोजल नहीं, कैबिनेट मिशन प्लान नहीं, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसके तहत 2 नेशन बना था। कब हुआ था ये? 3 जून 1947। 3 जून 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने मतलब उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि 2 नेशन बनेंगे, दैट इज पाकिस्तान एंड इंडिया।
और 3 मंथ में उन्होंने लिटरली एक नेशन ही क्रिएट कर दिया था, मतलब अलग से, दैट इज पाकिस्तान, व्हाट वी नो टुडे इज एज अ पाकिस्तान। उस टाइम पे एक्चुअली पाकिस्तान को ना पाकिस्तान भी मिला था, पाकिस्तान प्लस उनको बांग्लादेश मिला था इस टाइम का, ठीक है, बांग्लादेश। और फिर बांग्लादेश ने अपनी इंडिपेंडेंस ले ली थी 26 मार्च में, 26 मार्च 1971। तो ये चीज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15th क्वेश्चन, असर्शन काइंड ऑफ क्वेश्चन है, असर्शन रीजनिंग वाला। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट टू इंट्रोड्यूस डायरार्की इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। 3 बार बता चुका हूँ, 1919 में डायरार्की ही इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर रीजनिंग क्या है, मॉन्टे क्लेम्सफोर्ड कमिटी हैड रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरार्की इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। या क्योंकि मॉन्टे क्लेम्सफोर्ड इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था डायरार्की को और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये किया था। इसका मतलब क्या है, ऑब्वियसली बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, ये चीज हो गया। ये क्वेश्चन है सीडीएस 2003 का, ठीक है। सो देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द मॉन्टे क्लेम्सफोर्ड रिपोर्ट फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, अगेन सेम क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट अगेन असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर बोथ लेंथी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। या आई नो, क्योंकि 1935 का जो उन्होंने जो ड्राफ्ट बनाया था, जो भी उन्होंने बनाया था, जहां लिखा गया था ये सारी चीजें, बहुत लेंदी लिखा था, बहुत ज्यादा लेंदी था वो, ठीक है। और यू नो ऑल्सो सेलिएंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 395 आर्टिकल विथ 8 शेड्यूल्ड उस टाइम पे, ठीक है, और बहुत लेंदी और कॉम्प्लेक्स था, हेंस रिजिड एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो ये सही है। रीजनिंग, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज टेकन एज अ मॉडल एंड सब्सटैंशियली इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। या डेफिनेटली अगेन दे बोथ आर सही है, और बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये आंसर होना चाहिए। नाउ देखो, ब्रिटेन से हमने क्या क्या उठाया, देखो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उठाया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उठाया, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उठाया, और क्या क्या उठाया हमने, और कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट उठाया। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट अपना कौन है, इस प्रेसिडेंट, ठीक है। और फिर लोअर हाउस यानी राज्यसभा, नॉट लोकसभा एंड अपर हाउस किसको बोलते हैं हम, राज्यसभा को, राइट, तो राज्यसभा को बोलते हैं हम। तो ये सारी चीज जो है, ये सारी चीज हमने ब्रिटेन से उठाई है। हालांकि हमारे चीज में मतलब हम लोगों ने बहुत सारी चीजें ना उधर उधर से ली है, तब जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ठीक है। और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए कितना टाइम लगा था, 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज। अभी ऐसे याद नहीं रखना, तो मैंने ऐसे याद रखा कि 1 साल के लिए 13 डेज कम, 1 साल मतलब 3 इयर्स में 13 डेज कम करो, मतलब दिसंबर में 31 डेज होता है, तो 31 डेज में या 13 माइनस करो या 30 का कंसिडर करके 12 माइनस करो, तो ऐसे याद रह जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया। कितने सेशन हुए थे, 11 सेशंस हुए थे, ठीक है, 11 सेशन में कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट सेशन कब हुआ था, 9th ऑफ दिसंबर में फर्स्ट सेशन हुआ था 1946 में, और 13th ऑफ दिसंबर में सेकेंड सेशन हुआ था 1946 में। और यहां पर ने जवाहरलाल नेहरू ने अपना एक ऑब्जेक्टिव बताया था कॉन्स्टिट्यूशन का, कि ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए, दैट लेटर वेंट ऑन टू बिकम द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, फाइन। और फिर यहां पर जो सबसे पहले जो मतलब हेड बोल सकते हैं आप, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। इन्होंने ये पहले बने थे, फिर इन्होंने ओथ दिलवाई थी राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ओथ दिलवा के स्टेप डाउन कर चुके थे, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। एंड राजेंद्र प्रसाद बिकम्स द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और भी बताऊं तो अपना जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट हुआ है, इनैक्ट हुआ है, साइन हुआ है, कब बन के तैयार हुआ है, वो नॉट 26 जनवरी को नहीं, 26 जनवरी 1950 को नहीं, 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था वो, ठीक है। ये आप ऐसा बोल सकते हो, अडॉप्टेड या साइंड या कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। एक चीज अगर बोले कि केम इनटू फोर्स ऑन दैट इज 26 जनवरी 1950,
मतलब बन के सब तैयार हो गया, मेरे सारे क्वेश्चन बन के तैयार हो रहे, मैं ये वीडियो को ऑन एयर करूंगा सैटरडे को, ठीक है, तो मेरा बन के ट्यूसडे को ही तैयार हो गया था, लेकिन सैटरडे को ऑन एयर किया मैंने सब लोगों के लिए, तो वो चीज है, ठीक है। केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, बट बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, ठीक है। ये चीज शायद मैंने बहुत ज्यादा बता दिया है, फाइन, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। सो हम कौन से क्वेश्चन पे थे, ठीक है, 19th क्वेश्चन हो गया था। 20th क्वेश्चन, ये 2005 का क्वेश्चन है जो मैंने अभी बताया था आपको, 19, ठीक है। 20th क्वेश्चन क्या है, थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज कमर्शियल एक्टिविटीज of East India Company finally put into an end? Finally put into an end was Charters Act. Charter Act 1833, ठीक है, ये चीज फाइनली खत्म कर दी गई थी 1833 में, ठीक है, ये चीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अगेन डायरार्की वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड अंडर, यहां पर मार्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म लिखा है, मतलब मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म मतलब आप समझ सकते हैं क्या होता है कि मॉन्टे क्लेंसफोर्ड रिफॉर्म, ये भी CDS 2 2010 में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर द मेन फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919 के बारे में पूछने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, पढ़ते देखो क्या क्या कह रहा है। फर्स्ट वाज इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम, पहला ही गलत हो गया यार, क्योंकि 1919 जो है, 1919 में जो मतलब क्लेंसफोर्ड जो रिफॉर्म आया था उसमें इलेक्टोरेट की बात ही नहीं हुई थी, वो सारी चीज डायरार्की की बात हुई थी, ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात हुई थी, प्रोविंसेस की बात हुई थी, तो पहला गलत। देखते हैं दूसरा क्या है, डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय सेंटर, या डेफिनेटली ये चीज हुआ था। एक्सपांशन एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 and 3 आर करेक्ट, ठीक है। सो ये सारी चीजें यार, ये सारी चीजें करके आपको समझ में आएगा डेफिनेटली, और CDS 2010 का क्वेश्चन है। इन द फेडरेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन 24th क्वेश्चन, इन द फेडरेशन अंडर द एक्ट ऑफ 1935 रेसिड्यूरी पावर वर गिवन बाय, 1935 में बहुत सारी पावर जो है वो गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। नाउ रेसिड्यूरी पावर मतलब इमरजेंसी का प्रोविजंस, ठीक है, और फिर कौन सा, बहुत सारी है रेसिड्यूरी पावर, मतलब उनको गवर्नर जनरल को ना बहुत सारी पावर दे दी गई थी गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 के तहत, ठीक है। तो आंसर वुड बी डेफिनेटली गवर्नर जनरल, नॉट द फेडरल लेजिस्लेचर, नॉट द मतलब प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, नॉट द प्रोविंशियल गवर्नर। गवर्नर जनरल उस टाइम पे, हमारा भी गवर्नर क्या है, हर स्टेट का होता है, उस टाइम पे गवर्नर जनरल इज द होल इंडिया का होता था, ठीक है, ये चीज था। ये यूपी PCS मीन में आया हुआ है, यूपी का पब्लिक कमीशन का। 25th देखो, द इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम इन, नाउ देखो अभी इसका मतलब बाई कैमरल मतलब, मैं अगर आपने मेरे पॉलिटी के वीडियो देखे इससे पहले, बाई कैमरल मतलब ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नाउ मैं इस वीडियो में कम से कम 5-6 बार बता चुका हूं ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब क्या। डायरार्की कब हुआ था, 1919 में, तो यही चीज है। ऑप्शन में देखोगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो आंसर आप समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि ये 26 क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग वाला। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसका क्या है आंसर, ये इसको हम मार्ले मिंटो एक्ट भी बोलते हैं ना, मार्ले मिंटो एक्ट या रिफॉर्म जो भी है, ठीक है, रिफॉर्म, ये चीज हो गया। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ये कहां पर है, इसमें ऑप्शन क्या क्या है अपना, साइमन कमीशन रिपोर्ट एंड जॉइंट सेलेक्ट कमिटी रिकमेंडेशन, या साइमन वाला, ठीक है, सेकंड ऑप्शन, फाइन, ये चीज हो गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्चुअली 1919, हाँ सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 साइमन कमीशन वाला नहीं था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 इज मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड, ये चीज अभी तक याद हो गई होगी आपको, क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, तो गवर्नमेंट ऑफ 1935 क्या था अपना, साइमन कमीशन का जो भी उसने ये किया था ना, वही चीज है।
साइमन कमीशन का, और फिर उन्होंने अलग से ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी रिकमेंड किया था, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो था वो अपना लॉर्ड माउंटबेटन वाला था, लॉर्ड माउंटबेटन प्लान था। तो आप इस हिसाब से लगा सकते हैं, आंसर इज 4 3 2 1 बी ऑप्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सबसे पहला ऑप्शन, द नेहरू रिपोर्ट 1928 had advocated the inclusion of fundamental rights in the constitution of India. Now guys, ये सही है, डेफिनेटली सही है। नेहरू रिपोर्ट अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लेना यार, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर बहुत सारी चीज हुई थी। नेहरू रिपोर्ट क्यों हुई थी? क्योंकि साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया था हमने, साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया था। क्यों किया था हमने? क्योंकि इसमें 7 लोग थे, सारे वाइट थे, ठीक है, सारे गोरे थे, तो हम लोग को पसंद नहीं आया डेफिनेटली। तो हम लोगों ने चैलेंज किया, हम लोगों ने बोला हमको पसंद नहीं, हमने बॉयकॉट किया। उसके बाद मतलब वो भगत सिंह का और उन लोगों का बहुत झगड़ा हुआ था, एंड भगत सिंह ने जेपी सैंडर्स को मार दिया था, उनको फांसी हो गई थी। फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स ने हमको चैलेंज किया कि आप ही बना के दिखाओ, मतलब 1928 में। तो उन्होंने नेहरू रिपोर्ट बनाया अंडर मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, नॉट जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये नेहरू मोतीलाल नेहरू है, उसके फादर, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के फादर, उनके अंडर हमने मतलब अपना नेहरू रिपोर्ट बनाया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। वहां पर हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स की बात की थी, ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स की बात की थी, यहां पर फंडामेंटल राइट्स की बात की थी। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना को लगा कि ये लोग हमारी जो बात मानेंगे नहीं, मुस्लिम लोग को सेपरेट कर देंगे, अलग कर देंगे, इसलिए इसको कॉम्पनसेट करने के लिए उन्होंने अपने 14 पॉइंट्स दिए थे अलग से। उन लोग को ये मतलब मोहम्मद अली जिन्ना को ये चाहिए था। इसी में उन्होंने डिमांड की थी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंशन चाहिए था उनको, ठीक है। और फिर बहुत सारी चीज उन्होंने डोमिनियन स्टेटस देने की बात की थी इंडिया को, ठीक है। सो ये सारी चीज हमको पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने 14 पॉइंट्स दे दिए थे। एंड फिर उसके बाद ये चीज हुई थी, और 1935 में साइमन कमीशन की सारी बात हो गई थी, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सारी तो चीज ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों ने फंडामेंटल राइट की बात सबसे पहले कहाँ की थी? नेहरू रिपोर्ट में की थी, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट देखो क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिफर्ड टू द फंडामेंटल राइट्स। नेवर, उन लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं था फंडामेंटल राइट्स में, उन्होंने बात ही नहीं की थी। इन ऑगस्ट ऑफ 1940 इंक्लूडेड द फंडामेंटल राइट, अगेन नो। द क्रिप्स मिशन 1942 रिफर्ड टू फंडामेंटल राइट्स, अगेन नो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज डिस्क्राइब्ड बाय जवाहरलाल नेहरू एज अ चार्टर ऑफ स्लेवरी। तो मतलब क्या, चार्टर ऑफ स्लेवरी। आप स्लेवरी का मतलब आप जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 को इसमें ही बताया था कि ये एज अ स्लेवरी बताया था उन्होंने, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 को, ठीक है। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द लास्ट सम क्वेश्चंस, ब्रेस योरसेल्फ, फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि इन विच ईयर डिड द पार्लियामेंट अडॉप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ देखो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें ना ऑप्शन में दे ही नहीं रखा आपको 1949, ऑप्शन में दे रखा 1947, 48, 50, 52। तो आप इस टाइम पे क्या लगाओगे? डेफिनेटली आपको लगाना तो यही है 1950। हालांकि हमारे प्रीएम्बल में साफ साफ लिखा है द प्रीएम्बल इज बीइंग अडॉप्टेड ऑन 26th डेट ऑफ नवंबर 1949। तो अडॉप्टेड was on 26th November 1949, ठीक है, and came into force on 1950 26th November, sorry not November, January, ठीक है, सॉरी, फाइन। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, यहां पर तो हमको टिक करना पड़ रहा है, ठीक है। विच एक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन 30th है, विच एक्ट इंट्रोड्यूस डायरार्की इन द सेंटर। आप जानते हैं, ठीक है, आई एम नॉट गोना रिपीट दैट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। ना याद रखना, कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था, डेफिनेटली राइट। क्यों आया था? कॉन्स्टिट्यूशन बना के पूरी पावर जो है इंडिया को शिफ्ट करने आया था, और इलेक्शन करवाने आया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक है। उसमें कौन नहीं था पूछते हैं, पैथिक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे। ना जॉन साइमन नहीं थे। ना जॉन साइमन कौन है? ये साइमन कमीशन वाला ही जॉन साइमन है, उसका साइमन कमीशन इज साइमन का कमीशन। तो साइमन इज द नेम, कमीशन यू नो। तो साइमन का पूरा नाम जॉन एलिस ब्रूक साइमन है उनका नाम, ठीक है। तो जॉन साइमन नहीं थे।
सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नाउ हम लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए हैं 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के, इसलिए आप देखते हैं कि हमारे ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है सारी चीज, ठीक है। हालांकि चार्टर ऑफ स्लेवरी बताया गया था भाई जवाहरलाल नेहरू, बट फिर भी ठीक है, हम लोगों को वहां से बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिली है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन, आप जानते हैं 26 जनवरी 1950। 34th, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज सेटअप बाय द नाउ सबसे पहला जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट सबसे पहला कब हुआ था, कब एस्टैब्लिश हुआ था? कैलकाटा में एस्टैब्लिश हुआ था 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट और 1773 में क्या हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था, ठीक है। सो इसके तहत सबसे पहला हमारा सुप्रीम कोर्ट बना था, ठीक है। 35 क्वेश्चन देखो, 35th क्वेश्चन देखो, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्कीम प्रोवाइडेड इन। वापस क्वेश्चन पढ़ता हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। This distribution of power between center and the states in the Indian Constitution is based on the scheme provided in not Marley-Minto Reform, not Montague-Chelmsford Act, Government of India Act 1935, Indian Independence Act 1947. Now ये याद रखना कि सेंटर के, ये मैं बता रहा हूँ 1919 का, सेंटर के नीचे अपना प्रोविंसेस आते थे, प्रोविंसेस, ठीक है। प्रोविंसेस में दो अलग अलग थे, ठीक है। तो ऐसे ही करके सेंटर में, हालांकि यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? सेंटर एंड स्टेट की बात कर रहे हैं। सेंटर एंड स्टेट हमारा 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो वी कम फॉर द लास्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, चलो इसमें तीन ऑप्शंस दे रखे हैं, मतलब तीन रीजंस दे रखे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरार्की इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस, या डायरार्की हुआ था। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, नहीं, ये सेम क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले किया था। और थर्ड ऑप्शन इज डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर ऑफ द प्रोविंसेस। तो आंसर इज 1 and 3 ओनली। सो आई फिनिश अप द वीडियो हियर। अगर आप यहां तक सर्वाइव किए हैं तो गाइज आई नो कि आपको बहुत इंटरेस्ट आया होगा। सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं हर रोज वीडियो लेके आ रहा हूं। इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। So subscribe it, share it with all those people who are working for it, and I'll meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye.